हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। चलिए, तो एक नई शुरुआत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? तो हम लोग केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो रॉन्ग नहीं हो। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है बच्चों, चलिए। तो ध्यान रखना, हमारी जो केमिस्ट्री है वो दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूं, और कौन सा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसकी बात भी कर देता हूं। पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका परिचय में बता देता हूं, और मैं दोनों लैंग्वेज में लिखा करूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। जिसको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो वो उसमें समझ ले। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर मैं यहां बात करूं, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे बच्चों। ठीक है, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि हमारे 11th क्लास में कौन कौन से टॉपिक हैं और हमारे 12th क्लास में कौन कौन से बच्चों टॉपिक हैं। ठीक है भाई, देखो बच्चों, जो 11th क्लास है उसके अंदर मैं इसको तीन पार्ट में और डिवाइड करना चाहूंगा। पहला है ये फिजिकल केमिस्ट्री, कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद में हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, अकार्बनिक रसायन में। और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं हमारी 11th क्लास में। अब ये जितनी बातें की जाएगी ना, ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग पूरी केमिस्ट्री किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे बच्चों। क्या बात समझ में आ गई क्या? पूरी की पूरी। ठीक है, चलिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमारे चैप्टर्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो चैप्टर्स आएंगे वो ये वाले चैप्टर्स आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, मोल अवधारणा की बात करेंगे। अभी मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर मैं हिंदी हिंदी दोनों में लिख दूंगा। मोल अवधारणा पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चा, मोल कॉन्सेप्ट के बाद में अब जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का टॉपिक है वो भी आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन बेसिकली वो इनऑर्गेनिक में भी जाता है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम परमाणु संरचना की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर और भी कई चैप्टर्स आते हैं, जैसे इसमें हम बात करेंगे रेडॉक्स केमिस्ट्री की, सबसे ज्यादा इसी के चैप्टर हैं। हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, हम बात करेंगे साम्य अवस्था की, ठीक है बच्चों, और हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। हम बात करेंगे बच्चों उष्मागतिकी की। ठीक है, थर्मोडायनेमिक की बात करने वाले हैं, उष्मागतिकी की हम बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बच्चों बात करूं तो इसके अंदर दो ही चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं तो देख लो, ये दो दो चैप्टर हैं बच्चा। ये वाला, एक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, आवर्त सारणी की बात करेंगे, और एक पढ़ेंगे इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग। एक रासायनिक बंध की बात करेंगे, तो आवर्त सारणी, रासायनिक बंध। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारे चैप्टर है, इसमें हम बात करेंगे बच्चों आईयूपीएसी की प्लस जीओसी की बात करेंगे, और एक चैप्टर इसके अंदर है बच्चों हाइड्रोकार्बन। तो ये है हमारा 11th क्लास का पार्ट, जो हम सबसे पहले बच्चों कवर करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर हम कहां बढ़ेंगे बच्चों? 12th केमिस्ट्री में। इसमें एनसीईआरटी में फिक्स 10 चैप्टर दे रखे हैं,
वही 10 चैप्टर हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर दे रखा है बच्चों सॉल्यूशन, विलियन। बी बात करेंगे बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन की बात करेंगे, ठीक है। रासायनिक बल गतिकी की बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे बच्चों इसके अंदर, ठीक है। डी की बच्चों अगर मैं बात कर लूं तो यहां हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक की, ई की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक की बात करेंगे, एफ की बात करूं तो इसमें पढ़ेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके 5 चैप्टर हैं, जब पढ़ेंगे तब ढंग से देख लेंगे, ठीक है। ये तीनों जो चैप्टर इसकी के अंदर यहां दिए गए, ये बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है, भौतिक रसायन के, और ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, अकार्बनिक रसायन के। तो ये हमारा पूरा का पूरा डाटा रहा जो हमें कवर करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बस शर्त इतनी सी है ना यार, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, बस उसको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करना, बस अच्छी तरीके से लगन से पढ़ाई करना, ठीक है। आपको खूब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 11th क्लास की बात करेंगे, तो हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे। हमारा ये फिक्स चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर यहाँ ये 3 है, ये चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, और 6, ये 7। तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे, ये 8 एंड 9 चैप्टर। तो ये सारे चीज हम तरीके से कवर करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करें। तो आज हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो तरीके से पढ़ना, तरीके से टॉपिक को समझना, आपको खूब मजा आएगा, खूब मजा आएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए सर, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और 11th क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर वो कौन सा है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल अवधारणा की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा चैप्टर है। देखो बच्चों, मैं हर एक की डेफिनेशन की भी बात करूंगा, लेकिन मैं सीधा आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, जो बता रहा हूं, आपको उसको सीधा देखना भी है। देखो बच्चों, मोल अवधारणा वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप लोगों को कुछ परमाणु भार पता होने चाहिए। तो इसमें कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सर इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो सारे टॉपिक मैं यहां एक बार लिख देता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक यहां पे सबसे पहले कवर करेंगे, ताकि आपको टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले पता चल ही जाए। तो हम ये टॉपिक यहां पर बच्चों कवर करने वाले हैं। ओके सर, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एटॉमिक वेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों परमाणु भार के बारे में। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थोड़ा बहुत चीजें सीखेंगे, फिर हम फिर डिटेल में डिस्कशन करने लग जाएंगे। समझ में आ गई यहां तक बात? ओके सर। फिर बच्चों जैसे ही हमने एटॉमिक वेट खत्म किया, फिर हम पढ़ेंगे बच्चों अणुभार, मॉलिक्यूलर मास पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम अणुभार पढ़ेंगे,
अब देखो भाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं जीएमएम भी बोलता हूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम अणुभार। क्यों? अगर मैं ग्राम में देखूंगा तो मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल दूंगा, ग्राम अणुभार भी बोल दूंगा। क्लियर हो गया? जैसे ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर बच्चों हम बात करेंगे तुल्यांकी भार की, हम बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की, ठीक है, तुल्यांकी भार की बात कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ये तुल्यांकी भार खत्म होगा, फिर हम बच्चों पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है ना, मोल की गणना। क्या बात समझ में आ गई क्या? जैसे ये मोल की गणना खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो हम टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, फिर हम कुछ सांद्रता की इकाइयां पढ़ने लग जाएंगे। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, सांद्रता की इकाइयां पढ़ेंगे हम लोग। हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे बच्चों। कौन कौन सी सर कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे? तो देखो बच्चों, ये कंसंट्रेशन टर्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ाई करेंगे बच्चों डब्लू डब्लू परसेंटेज की। फिर इसके अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वी अपॉन वी परसेंटेज की। फिर हम बात करेंगे डब्लू अपॉन वी परसेंटेज की। फिर हम बात करेंगे पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन की। फिर हम बात करेंगे पार्ट्स पर बिलियन की, पीपीवी की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर मोलरिटी की, हम मोलरता की बात करेंगे बच्चों। फिर हम बात करेंगे बच्चों मोलिलिटी की, हम मोललता की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बच्चों नॉर्मलिटी की, नॉर्मलता की बात करेंगे। ये होती है नॉर्मलता। बाकी सब पढ़ लोगे आप आराम से, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान रखना। नॉर्मलता, मोलरता, ठीक है ना, मोललता, इसको क्या कहते हो आप? मोललता कहते हो। इसको क्या कहते हो आप? मोलरता। इसको क्या कहते हो आप? मोललता। क्या यहां तक सबको चीजें क्लियर हो चुकी है क्या? कर लोगे आराम से? ठीक है सर, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया, हमने जितनी भी मोल की सारी बातें पढ़ ली, अच्छे से हमने समझ लिया, उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। हम बात करेंगे इसके अंदर कि यार इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संगठन कैसे निकाले, या सीधा सीधा टॉपिक का नाम देता हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें, मूलानुपाती सूत्र कहते हैं इसको। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि यार एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ही हमने ये टॉपिक कवर किया, फिर हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइकियोमेट्री रिलेशन। स्टाइकियोमितीय संबंध की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जहां से हर समय क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। इसमें कुछ प्रैक्टिकल की चीजें भी आएगी, वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हमें ये सब कुछ पढ़ना है। इसके साथ साथ यहां परसेंटेज कंपोजिशन की बात करेंगे, प्रतिशत संगठन की बात करेंगे,
ठीक है बच्चों, ये काफी चीजें हैं जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके बेटा, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है? तो ये हमारे टॉपिक है जो आपको पढ़ने, जो आपको ध्यान रख लेने, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लो, मैं हट जाता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हमें इस टॉपिक में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और ये टॉपिक आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो देख के जाता ही जाता है, और बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड भी यही चैप्टर लगता है कि कैसे करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम लोग जब चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो और फिर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बच्चों एटॉमिक वेट। तो आज मैं आपको जो बता रहा हूं आज के दिन, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ ही नहीं पता क्या करना है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आज मैं कुछ बातें बता रहा हूं, इनको आज आप एटलीस्ट कम से कम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप इनको याद तो कर लेना। बात समझ में आ गई? तो बच्चों सबसे पहले, अभी मैं कोई टॉपिक वगैरह स्टार्ट नहीं कर रहा, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं आज वो आप याद करके आ जाना, क्योंकि जब आप उसको याद करके आ जाओगे तब आप जब नेक्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ोगे जाओगे तो आपको वो सारी बातें आएगी, यहां पर सारी सारी बातें आपकी पढ़ी हुई काम में आएगी, आपको मजा आएगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो हर छोटी से छोटी बात बच्चों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके सर, क्लियर है, आपने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, चलिए। हाँ मैं आपको टाइम दे दूंगा नोट डाउन करने का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, ये आज आप याद करके आएंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको कुछ परमाणु क्रमांक लिखवा रहा हूं, कुछ एटॉमिक नंबर लिखवा रहा हूं, ठीक है। कुछ एटॉमिक नंबर मैं लिखवा रहा हूं। उन एटॉमिक नंबर को आप ध्यान से समझ लो, कौन कौन सा लिखवा रहे हो। तो मैं 1 से लेकर 30 तक, 1 to 30 तो आपको हर समय याद होना चाहिए, तो मैं सारे नंबर लिख देता हूं। नेम बोल रहा हूं, नेम लिख देना मेरे साथ साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सॉरी, 2 छींक आ गई, देखो 1 छींक नहीं आई है। चलिए, कर लोगे? क्या नाम याद हो गया आपको? ठीक है सर, क्लियर है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे की बात करेंगे। यहाँ कौन है? सभी लोग जानते हो, देखो ये सब तो हम 10th क्लास में सीख के आ गए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। याद है ना सभी को? ये सब तो याद होनी चाहिए यार। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं तो क्या हो गया, हम है ना। जब हम लोग हैं तो काय का गम। फिर 21 to 30, फिर जब हम आवर्स सारणी और पीरियड टेबल पढ़ेंगे ना तो उसमें सारा एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो याद रखे आओ। ये 30 कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और क्या है बच्चों? जिंक। कर लोगे आराम से। तो यहां पर है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। नाम याद रख लेना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मेरे साथ दोहराओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। मेरे साथ दोहराओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। मेरे साथ दोहराओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ये वापस दोहराओ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल।
आयरन, कोबाल्ट, निकल। वापस दोहराओ, वापस दोहराओ, वापस दोहराओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक। याद हो गया क्या? बिल्कुल सर। तो 1 से लेकर 30 तक आपको हर समय अच्छे से याद रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब देखो बच्चों, ये तो याद होना ही चाहिए, साथ के साथ आपको 1 से 20 तक के वेट, उनके परमाणु भार भी याद होने चाहिए। याद होने चाहिए। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। यहां क्या लिख रहा हूं इनका मैं? भार। आपको इनका वेट भी याद करना है। इसका वेट होता है 1, इसका होता है 4, इसका होता है 7, इसका 11, सॉरी 9 करना है इसको, 9, 11, 12, 14, 16, 19 और इसका होता है बच्चों 20। ये इनका भार लिखवा रहा हूं मैं, इसका भार इधर लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, इनका भार क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 23, 23, इसका 24, इसका हो गया बच्चों 27, इसका 29, इसका 31, इसका 32, इसका 35.5। आर्गन का याद रखना बच्चों 39.9, तो इसको आप लमसम 40 भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया क्या? और पोटेशियम का याद रखना 39.1 और इसका याद रखना 40, आप इसका बोल सकते हो 39। यहां तक क्लियर हो गया क्या? तो ये क्या हो गया बच्चों? भार हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है? नंबर। तो भार आपको कम से कम 1 से 20 तक याद होनी चाहिए। और अगर इंपॉर्टेंट कुछ आया तो आगे और डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन इतने तो भार आप याद रखो, हमेशा आपको याद रहने चाहिए वाले भार। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है? ठीक है सर, एक बार बच्चों नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? तो ये थोड़े बहुत मैंने आपके नंबर लिखे, ये थोड़े बहुत नंबर आप याद रख लेना, थोड़ा सा देख के आ जाना। ठीक है, इनके नंबर याद रखना, इनके वेट याद रखना, हमारे काम के हैं भाई, हमारे बहुत काम के आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्या आगे डिस्कस कर लें, आगे बात कर लें। तो कुछ परमाणु क्रमांक, कुछ एटॉमिक नंबर मैंने आपको पढ़ाए। तो यहां पर एक बात आई, सर ये परमाणु क्रमांक एक्चुअल में होता क्या है? कैसे डिसाइड करते हैं कि सर इसका नंबर 1 आया, सर इसका नंबर 2 आया, सर इसका नंबर 3 आया, इसका 16 आया, इसका 20 आया, इसका 50 आया, सर डिसाइड कैसे करते हैं? तो देखो बेटा, सुनो ध्यान से। तो यहां पर हमने डिसाइड किया कि ये परमाणु क्रमांक होता क्या है। ये एटॉमिक नंबर एक्चुअल में होता क्या है? बच्चों इस एटॉमिक नंबर को हम जेड से दिखाएंगे। क्लियर हो गया? देखो ये हर छोटी छोटी बात आगे काम आएगी। तो ऐसे समझ लो आप, मान लो एक एटम की बात करता हूं, एक परमाणु की बात करता हूं, ये पॉजिटिव है और आसपास इस परमाणु के कौन चक्कर लगा रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये बात तो सब जानते ही हो। तो बच्चों ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? नाभिक। और नाभिक में दो चीजें होती है, एक होता है बच्चों प्रोटॉन और दूसरा इसके अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो देखो बच्चों, जो ये प्रोटॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको प्रोटॉन नजर आता है, इस प्रोटॉन के नंबर को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। तो मैंने कहा जेड बराबर क्या बोला जाता है? तो जेड बराबर बोला जाता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या। तो जो बच्चों प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को ही हमने क्या बोला है बच्चों? जेड बोला है। उसको हमने परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बोला है, या फिर हम बोलते हैं उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। देखो एक वर्ड आया यहां पे, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। क्यों उसने ये वर्ड दिया है? तो बड़ी सिंपल सी कहानी, इसलिए वर्ड दिया गया है कि बेटा जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या होंगे इसके अंदर? नेगेटिव होनी चाहिए यार। इसलिए जितने प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही किसका नंबर होगा? इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या सभी को यहां तक? जी सर,
बिल्कुल हमें ये वाली बात समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बिल्कुल कर लेंगे आराम से। ठीक है, आगे समझो, आगे देखो आप लोग। तो जेड बराबर क्या होता है, सबको समझ में आ गया क्या? ठीक है सर, ये जेड लिखा कहां जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों, मान लो ये कोई एलिमेंट है एक्स, कोई तत्व है ये, ठीक है ना, तो नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है बच्चों? जेड। तो नंबर हमेशा कहां लिखा जाता है? नीचे की तरफ। सर ऊपर क्या लिखा करते हैं? तो बच्चों ऊपर लिखा करते हैं हमेशा मास। ऊपर की तरफ क्या लिखा होता है बच्चों? मास। द्रव्यमान हमेशा ऊपर लिखा होता है किसी भी तत्व का, परमाणु का, और उसका नंबर हमेशा नीचे लिखा हुआ मिलेगा। उसका जो नंबर है, जो अंक है, जो परमाणु क्रमांक है, वो हमेशा नीचे लिखा हुआ मिलेगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक फिर निकल के आ गया, सर ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अब तो हमारा जो बच्चों ये ए टॉपिक था, तो अब हमारा बी टॉपिक क्या निकल के आ गया यार? ये मास नंबर अब क्या होता है? ये हमारी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो बच्चों मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो देख लो आराम से, समझ लो ध्यान से। देखो बच्चों ये होती है, इसको हम ए से दिखाते हैं। ए बराबर होता है, अब खुद ही बोल रहा है मास, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान किसका होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान या मास होता है वो बिल्कुल जीरो ही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो टॉपिक में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब मैं आपको मोल निकालने सिखाऊंगा ना, तो वहां पे बोलेगा इसमें भैया कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो उसके मोल बताओ। ये सारी चीजें वहां आएगी। कुल मिला के प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ए का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट समझ में आ चुका है क्या? सर ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है बच्चों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बिल्कुल सर, हमें ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हैं, आराम से कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, कोई भी एलिमेंट जब लिखा जाएगा, एक्स एक तत्व है, एक एलिमेंट है, ऊपर हमेशा ए लिखा जाएगा, नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा बच्चों? जेड लिखा जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ए और बी दोनों क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, हम उसमें निकालेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाए। तो हमारा जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोगों ने लिख लिया? लिख लिया ना? आराम से, आराम से लिखो, कोई बात नहीं, कॉपी पेन लो, लिखना स्टार्ट करो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना करनी है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखें, हिंदी वाले हिंदी में देखें। सर कैसे करते हैं? तो बच्चों देखो, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। मैंने लिखा बच्चों 1H1, मैंने लिखा बच्चों 1H2, और मैंने लिखा बच्चों 1H3। मुझसे पूछा गया इसमें प्रोटॉन बताइए, इसमें आप इलेक्ट्रॉन बताइए, और इसमें आप बच्चों क्या बताइए? न्यूट्रॉन बताइए। तो देखो भाई, बड़ा आसान है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना। एक बात बताओ यार, कोई भी एलिमेंट जब लिखा जाता है, उसमें नीचे की तरफ हमेशा क्या लिखा जाता है बच्चों? जेड। और ऊपर की तरफ हमेशा क्या लिखा जाता है बच्चों? ए। मतलब जो नीचे जेड लिखा जाता है, ये क्या है? ये प्रोटॉन का नंबर है। और जो ऊपर ए लिखा जाता है वो क्या है बच्चों? सर वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। इसका मतलब मुझे प्रोटॉन का नंबर तो समझ में आ गया। क्या ये जो नीचे का नंबर होता है वो हमेशा प्रोटॉन का नंबर होता है। तो इसमें कितने प्रोटॉन बताओ? सभी में 1 1 1। अरे नीचे का नंबर प्रोटॉन का नंबर, जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे क्या निकालना बताओ? न्यूट्रॉन।
अब मैं न्यूट्रॉन कैसे निकालूं? तो न्यूट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, ए माइनस जेड कर दो। क्या कर दो आप? ए माइनस जेड, कुछ नहीं करना है, ये रहा। ऊपर वाले को नीचे वाले में से लेस कर देना। क्यों? नीचे प्रोटॉन है, ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है। अगर मैं प्रोटॉन को लेस कर दूं तो न्यूट्रॉन बच जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या बिल्कुल सर समझ में आ गई। तो आप खुद दिमाग लगा लो और खुद मुझे इस बात को बता दो कि न्यूट्रॉन कैसे निकालूं। 1 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों? 0। यहां 2 माइनस 1, यहां 3 माइनस 1। क्या कर सकते हो आराम से? तो यहां आ गया 1 और यहां कितना आ गया बच्चों? 2। तो मैंने ये सब कैसे निकाला, क्या आप लोगों को समझ में आ गया क्या? अब एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप खुद निकाल के बताइए मेरे को, खुद दिमाग लगाइए। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये मैंने लिखा कार्बन 612, मैंने लिखा कार्बन 613, मैंने लिखा कार्बन 614। ठीक है बच्चों, और आपको मैंने इसके अंदर पूछा है बच्चों, मुझे प्रोटॉन का नंबर बताइए, मुझे इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए और मुझे न्यूट्रॉन का नंबर बताइए फटाफट। तो बता दो भाई, बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर बता सकते हैं। कैसे बताओगे बताओ? सर आसान है सर, देख लो सर। सर नीचे का नंबर प्रोटॉन का नंबर होता है, ये लो सर, 6 6 6। सर जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे सर, 6 6 6। क्या बात समझ में आ गई? क्या सर ये दोनों हमेशा सेम ही चलेंगे क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, अलग अलग भी होंगे। लेकिन अभी उदासीन परमाणुओं के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए सेम चलेगा सर। उदासीन परमाणु का मतलब यार कोई चार्ज नहीं है ना, तो प्लस ना माइनस है, तो उदासीन ही हुआ, न्यूट्रल ही हुआ। क्लियर हो गया? न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? 12 माइनस 6 यहां, 30 माइनस 6 यहां, 40 माइनस 6। क्या निकाल सकते हो आराम से? यहां कितना आ गया? 6। चलो भाई, अगर ये आप लोग को बच्चों समझ में आ गया तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। आपको इसमें बताना है ये 89, ये 239। आपको इसमें प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर निकाल के दिखाना है। चलिए, ये निकालिए लुटेशियम के लिए, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर। क्या समझ गए क्या बच्चा? जी सर समझ में आ गया, आराम से कर लेंगे सर। निकाल के दिखाओ फटाफट और कमेंट करो जल्दी से, अभी के अभी कमेंट करो क्या अभी निकाल पा रहे हो क्या? फटाफट जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोगों ने इसका आंसर सही निकाला या गलत। सही निकाल लिया क्या? बिल्कुल सर निकाल लिया। हाँ सर, अपना नाम तो बता दो। है, मेरा नाम है बच्चों नयन कुमार पांडे। है, नयन सर बोल सकते हो आप मुझे प्यार से, ठीक है। चलिए सर, हो जाओ। तो बताओ कितना प्रोटॉन? नीचे का नंबर सर प्रोटॉन का नंबर होता है भाई। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक बात, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? सर ऊपर वाले को नीचे वाले में से लेस कर दो ना। ये लो भैया, लेस कर दिया। बताओ कितना आएगा? बताओ सर, ये आ जाएगा 150। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इधर आ जाओ। अगर यहां बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बच्चों? 71। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 71। क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे बताओ? सर 175 माइनस 71 इक्वल्स टू, सर ये आ गया 104। क्या बताओ बच्चों, यहां तक जितनी बातें पढ़ाई है बताई है आप लोगों को समझ में आ गया है क्या? क्या आप आराम से कर सकते हो? बिल्कुल सर, हम आराम से कर लेंगे। जितना आपने पढ़ाया हमें सब कुछ आ चुका है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है हमें बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अब सुनो और थोड़ा सा ध्यान रखना। नोट डाल के मैं आपको एक बात लिखवा रहा हूं। देखो जो सुनो, मान लो मेरे पास में कोई ए एटम है। अब ए एटम कैसा, जिसके ऊपर कैसा चार्ज है बच्चों? 0। तो ये एक न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उदासीन परमाणु है। और किसी उदासीन परमाणु में से बच्चों अगर आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया
आपने क्या किया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, रिमूव कर दिया। हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो आप मुझे खुद ही बता दो क्या होगा। तो एक दिमाग लगाओ यार, आप माइनस को निकाल रहे हो तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, प्लस। तो इलेक्ट्रॉन निकालने पे बच्चों कौन सा चार्ज आता है, प्लस। इस बात को भूलना मत। मतलब अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो समझ जाना उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया, निकाला गया। और इसी अगर न्यूट्रल एटम में बच्चा, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया, ऐड कर दिया इस बार। अब आप खुद सोच लो यार, आप माइनस को ऐड कर रहे हो तो माइनस को ऐड करने पे माइनस का चार्ज बढ़ जाएगा, तो कैसा साइन आएगा बच्चों, माइनस आएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया, एनायन का। किसका निर्माण हो गया बच्चों, ऋणायन का। और ये किसका निर्माण हो गया बच्चों, धनायन का। कैटायन का निर्माण हो गया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या कर लोगे आराम से, ठीक है सर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा सर, क्लियर है, ठीक है। तो एक बात बताओ यार, क्या आप इन बात को मुझे बता सकते हो क्या, ये लिखा हो मैंने यहाँ पे, मैंने ए प्लस लिखा है, मैंने A2 प्लस लिखा है, मैंने A3 प्लस लिखा है, मैंने A माइनस लिखा है, मैंने A2 माइनस लिखा है, मैंने A3 माइनस लिखा है, बता सकते हो क्या। तो एक बात बताओ यार, तो सिंपल सी बात तो यही हो गई कि यार ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों कब आता है, जब सर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो एक पॉजिटिव कब आया होगा, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा, हटाया होगा। हिंदी मीडियम वाले समझ जाएंगे, रिमूव किया होगा। यहां पे बच्चों सर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए होंगे, हटाए गए होंगे। और यहां बच्चों सर 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किए गए होंगे। क्या बताओ, बात समझ में आ गई क्या। सर माइनस का मतलब क्या है, सर एक इलेक्ट्रॉन को जब बच्चों आपने ऐड किया होगा, जोड़ा गया होगा। A2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया होगा, जोड़ा गया होगा। और 3 माइनस का मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया गया होगा या जोड़ा गया होगा। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है क्या, जो यहाँ पे बता रखा हूं, पढ़ा रखा हूं मैं, क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव आए तो इलेक्ट्रॉन को लेस कर दो, पॉजिटिव आए तो इलेक्ट्रॉन को लेस कर दो, रिमूव कर दो, निकाल दो, निकाल दो भैया, निकालो। और प्लस आए तो बेटा ठीक है ना। अगर माइनस आ जाए सर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, जोड़ दो। क्या यहां पे जो पढ़ाया गया है, जो समझाया गया है, सब कुछ क्लियर है क्या। जी सर बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होगी सर। ये लो, बताओ बच्चों, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है उसके अंदर, नहीं है इसमें, नहीं है सर इसमें। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, बड़ी सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ यार, क्या इलेक्ट्रॉन के जोड़ने या घटाने से क्या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है, ध्यान रखना। तो इस बात को ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, ये की पॉइंट ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन को, सब एक ही लैंग्वेज में लिख रहा हूं, को ऐड कर दो या रिमूव कर दो, व्हाट्सअप लैंग्वेज लिख रहा हूं, कर दो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या ये मेरी बात सब बच्चों को समझ में आ गई क्या, यहां पर क्या लिखा मैंने, क्या समझाया है। बिल्कुल सर, याद रखना इस बात को, ध्यान रखना,
बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉन को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया। वो कुल मिला के नाभिक पे, न्यूक्लियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल इलेक्ट्रॉन के जोड़ने या घटाने से इलेक्ट्रॉन पे ही फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉन को अगर आप निकाला तो कम हो जाएंगे, जोड़ा तो ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए जी सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मैंने क्यों पढ़ा है मैं अब आपको समझाता हूं। ये इसका पढ़ाने का रीजन क्या था, सुनना ध्यान से। ये रीजन था बच्चों, मुझसे बोलेगा कि नाइट्रोजन 714 होता है, सभी को पता है। मुझे बोलेगा नाइट्रोजन 714 होता है और यहां लगा दिया 3-, बोलेगा अब बताओ भाई, क्या बताओ सर? प्रोटॉन निकालिए सर, इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए सर, इसके न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। आप खुद दिमाग लगाओ। फर्स्ट वाला आपको मैंने सिखाया था, जितने प्रोटॉन है उतने क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। अरे प्रोटॉन 7 है, नीचे का नंबर है, उतनी इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे सर? 14 - 7, कितने आ जाएंगे बच्चों? 7 आ जाएंगे सर। अब इधर आ जाओ भाई, जितने प्रोटॉन थे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां चेंज है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3-, तो इसमें 3 को जोड़ दो। अभी तो सिखाया था। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले को नीचे वाले में से लेस कर दो। क्या बताओ बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? क्या यहां तक सबको मेरी बात क्लियर है क्या मैं क्या कर रहा हूं? नहीं है सर, कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन कौन सॉल्व करता है। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। मैंने लिखा बच्चों सोडियम, और एक लिखा बेटा मैंने सोडियम प्लस। क्या आप लोग मुझे इसमें प्रोटॉन निकाल के दिखा सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखा सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल के दिखा सकते हो क्या? बिल्कुल सर, अभी दिखा देते हैं। ये लो, ये लो सर, दिखा दो फटाफट इसको। तो ये तो सही इजी है। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, 23 - 11, 12 हो जाएंगे क्या? बिल्कुल सर हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं सर। यहाँ पे तो सर यहाँ निकालो सब, प्रोटॉन 11। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11, लेकिन ऊपर क्या लग गया बच्चों? प्लस, तो माइनस का 1। अभी तो सिखाया था। अरे अभी तो आपको सिखाया था, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर प्लस माइनस होने से। क्या बताओ, ये सारी कहानी समझ में आ रही? कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दो, फिर हम आगे बात करते हैं। मैंने लिखा बच्चों O816, मैंने लिखा बच्चों O816 2-। सर निकाल देंगे सर? अब आप रुक जाओ, आप निकालो भाई। अब निकल गया क्या? कितने प्रोटॉन? 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 16 - 8 कितना बच गया बच्चों? 8। कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्या प्लस माइनस के लगने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, केवल इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ रहा है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बार बार, ठीक है? चलो आ जाओ, यहां देखो 8 + 2 माइनस होता है तो ऐड करते हैं। बोला था माइनस कब आता? देखो ये रहा, देखो सारी कहानियां समझा के आ चुका हूं। देखो ये रहा, माइनस होता है, देखो ऐड किया था, देखो समझ गए क्या? जी सर। 8 + 2 यहां पर कितना बच्चों? 16 - 8। ये तो कितना रहेगा? हमेशा 8 ही रहेगा। ये हमेशा कितना रहेगा बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। बताओ बच्चों, क्या आपको ये सारी कहानी समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। कर लेंगे सर आराम से। एक क्वेश्चन आप करो, देखते हैं अब कौन दिमाग लगाता है। आ जाओ। तो आप एक काम करो, मुझे बता दो आप। इसमें बता दो मुझे जल्दी से जल्दी, फटाफट। क्या बताना है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। लगाओ दिमाग, देखते हैं ये कौन एक्यूरेट सही करता है, कौन अपना इसमें दिमाग लगाता है। हो जाएगा क्या? हो गया सर। ये देखो कितने प्रोटॉन? 6। 12 - 6। ये तो सर आसान था। क्या माइनस वाला कर लोगे? बिल्कुल सर। 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कितने सर? 6 + 4। ये कितने थे? 12 - 6 6। 10 इलेक्ट्रॉन सर। कुल मिला के ध्यान रखना बच्चों, अगर ऊपर प्लस माइनस लगता है तो केवल किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि चार्ज या आवेश किस पे फर्क डालता है। तो चार्ज या आवेश, चार्ज या आवेश किस पे फर्क डालता है? केवल ओनली इलेक्ट्रॉन पे फर्क डालता है।
इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट करता है। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को? कर लोगे आराम से? ठीक है सर। चलिए बच्चों, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई है। कल हम अपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सारी बातें याद रखना। तो जब मैं पढ़ाऊं तो आप सब आपको ये सब चीजें आ जानी चाहिए, तो मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन कर दी। ठीक है बच्चों। सर किस तरीके से पढ़ेंगे सर, थोड़ा सा आइडिया दे दोगे क्या? बिल्कुल बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ने का आइडिया देता हूं। तो हम जब अपनी 11th क्लास की केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों पढ़ने का भी एक तरीका होगा। क्या तरीका होगा सर? बच्चों सबसे पहले हम नोट्स से पढ़ेंगे। नोट्स कौन से? जो नयन सर आपको पढ़ाएंगे क्लासरूम में। जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे, फिर हम बच्चों पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ये नोट्स भी तो सर एनसीईआरटी के ही हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के ही हैं, नो डाउट। फिर एक बार बच्चों लाइन टू लाइन हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी भी रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, लाइन टू लाइन। लेकिन ये कब पढ़ेंगे बच्चों? जब आप शुरुआत वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लो, सारे नोट्स अच्छे से पढ़ लो। सी क्या करेंगे सर? सी में क्या करोगे सर? क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं, जो प्रश्न आ रखे हैं, हम उनकी बात करेंगे। ये हमारे पढ़ाने का तरीका होगा। ठीक है। और सबसे आखिरी में जब आपके एग्जाम क्लोज आ जाएंगे, तब हम लोग बच्चों शॉर्ट नोट से भी पढ़ाई करेंगे। अरे एग्जाम कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, तुम टेंशन ना लो, शॉर्ट नोट से पढ़ाई कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी को? क्या मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोग को क्लियर है क्या बेटा? बिल्कुल सर क्लियर है। हम सर आराम से कर लेंगे, आपने जो बताया हमें बात समझ में आ चुकी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर से। आ जाओ। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, मैंने कहा 11th और 12th की अलग अलग केमिस्ट्री है, उसको तोड़ के अलग अलग कर लेंगे हम लोग। फिर हमने 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर कौन सा हाथ लगाया भैया? सर हमने सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा सर। और मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों हम ये टॉपिक कवर करेंगे। परमाणु भार क्या होता है, अणु भार क्या होता है, तुल्यांकी भार क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ मोल क्या होते हैं, ये सांद्रता की इकाइयां क्या होती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री, परसेंटेज कंपोजिशन, ये सब चीजें क्या होती है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बच्चों। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और आता है स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं, उसको भी लेंगे हम, वो भी शुरुआत कर लेंगे, नोट आउट। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पढ़ाते हुए आपको ये बताया कि यार थोड़े बहुत परमाणु क्रमांक याद रखो। 1 से 20 आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, बस मैंने 1 से 30 बढ़ा दिए, फिर मैंने उनके भार भी यहाँ लिखवा दिए, तो आप इनके भार भी तरीके से याद कर लेना। ठीक है। जैसे ये खत्म किया, फिर मैंने कहा परमाणु क्रमांक वर्ड आए, तो उस वर्ड को मैंने डिफाइन कर दिया कि यार ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है, और उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब ये उदासीन परमाणु की बात की जा रही है। ठीक है। और ऊपर द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान या भार क्या होता है बच्चों, मास क्या होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का प्लस कर देते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हमने बात कर ली डिटेल के अंदर। इसके बाद में हमने बात की, मैंने आपको सवाल दिए, फिर मैंने आपको समझाया किसी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला तो पॉजिटिव आता है, जोड़ा तो नेगेटिव आता है, और यही सब मैंने बताया। और की पॉइंट में क्या लिखाया, इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव कर दो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चार्ज का इफेक्ट केवल किस पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है। ये इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों, ज्यादा। समझ में आ गई बात? चलिए ओके। फिर मैंने आपको ये कुछ चार्ज वाले क्वेश्चन कराए, और फिर मैंने आपको ये आइडिया समझाया कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा करेंगे। तो बेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में पढ़ते रहना। अगर आज से पढ़ रहे हो तो आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, रेगुलर पढ़ाई करो, और रेगुलर एक रूटीन बना लो। अगर आप एक रेगुलर रूटीन बनाओगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूं आपको पढ़ने में बहुत इंजॉय आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों। चलिए आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसके आगे डिस्कस करेंगे। आई होप जो मैंने आज पढ़ाया, थोड़ा बहुत पढ़ाया, आपको समझ में आ गया। कल थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ाई करेंगे, और बिल्कुल लो लेवल नहीं जाएंगे, बढ़िया लेवल से पढ़ाई करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे चलेगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, लेकिन रेगुलर पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है।
ठीक है बच्चा, चलिए तो आपको पढ़ा के मुझे बहुत मजा आया। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस फॉर्म में पढ़ाई करते रहेंगे, रेगुलर क्लासेस चलेगी, आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके डीपीपीज हैं, वो भी मैं आपको कॉन्टिन्यूस देता रहूंगा टाइम के साथ। ठीक है, जो नोट्स है वो डिजिटल नोट्स ये मिलते रहेंगे आपको, एक्स्ट्रा नोट्स आपको कुछ नहीं रखने। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।